फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझ सकती है जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि आपकी रोजाना रात के 9 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन हिंदी की एक प्रहार सीरीज आ रही है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। लिखा गया है पहला सवाल जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ सवाल है। एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। एक और अजगर लखी एक और मृगराय, कौड़ रस है या रौद्र रस है। कौड़ रस का अस्थाई भाव लल्ला अगर आप बात करें तो शोक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, और भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भय है, और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। और यहाँ पे जो आपका रस है वो भयानक रस है, अर्थात भयानक रस का अस्थाई भाव हमने आपको बताया भय है। पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है एक और अजगर लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। आज के इस पहले सवाल का जो आपका सही जवाब है वो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा भैया, आज का अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो अलंकार की अगर बात करें तो आपको पता है कि इस अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और फिर अर्थालंकार और फिर उभया अलंकार। जब काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाए तो वहां पे शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए अर्थालंकार, और जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो वहां पे उभया अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास आता है, आपका यमक आता है, श्लेष आता है, आपका वक्रोक्ति आपका आता है, और पुनरुक्ति प्रकाश आता है, जिसे आप बोलते हैं क्या भैया, बीप्सा भी बोलते हैं, बीप्सा आप बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन में देखिएगा ऐसा क्या है जो आपका इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए, श्लेष है, रूपक है, अनुप्रास है, यमक है। तो आप जानते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत आपका रूपक नहीं आता है। रूपक और उपमा और भ्रांतिमान, संदेह, विभावना, अपंगुत, उदाहरण, दृष्टांत, तमाम सारे आपके अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो आपका सही जवाब है कि रूपक है। और रूपक के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप दे देना, और रूपक अलंकार के पहचानने की मास्टर ट्रिक की बात करें तो इसमें 2 पदों के मध्य आपका हाइफन चिन्ह या योजक चिन्ह आता है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। लल्ला, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, या, रा, ला, वा है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर महाप्राण है, और सा और हा भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण वर्णों की बात करें लल्ला तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है। अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्पप्राण है, और यारा लावा भी आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, और आपके सभी स्वर भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से 3 लेंगे, 5 वर्ग है, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 19 में आप 11 जोड़ेंगे तो 19 में 11 जोड़ेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 30। अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपका 4 व्यंजन आते हैं। आप जानते हैं छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं भैया। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है।
अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको बताना है शब्द युग्म का दूसरा नाम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के भी नाम से जानते हैं। बताना है अगम का मतलब उत्पत्ति होगा या दुर्लभ होगा, अगम का मतलब स्वानुभूत होगा, अनजान होगा, ये भी नहीं होगा, अगम का मतलब दुर्लभ होगा या उत्पत्ति होगा, अगम का मतलब शास्त्र या शास्त्री भी नहीं होगा, उत्पत्ति और दुर्लभ भी नहीं होगा, अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति, इसलिए आपका सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर। आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है शांत, विवश, गूंगा, चुप। आपको बताना है कि मूक का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें मूक का अनेकार्थी शब्द होगा गूंगा, और मूक के अगर विलोम की बात करें तो मूक का विलोम होता है आपका क्या होता है भैया? वाचाल, अधिक बोलने वाला। चलिएगा आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या कह रहा है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। अपनों से क्या छिपाना, आप भले तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है। तो यहाँ पे आप भले तो जग भला यही आपका सही जवाब है। और आप जानते हैं कि सर्वनाम के प्रकार की बात करें अगर हम, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, दूसरे नंबर पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आता है, और तीसरे नंबर पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, चौथे नंबर पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम आता है, पांचवें नंबर पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, छठवें नंबर पे आपका निजवाचक सर्वनाम आता है। और सर्वनाम की कुल संख्या की बात करें लल्ला, तो सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ और कोई, यही आपके सर्वनाम मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। इसमें मैं और तुम, मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। और यहीं पे आपका मैं और तू, मैं और हम आपका उत्तम पुरुष में आ जाएगा, तू, तुम, आप मध्यम पुरुष में, या, वह, ये, वे और वो अन्य पुरुष में। लेकिन यहाँ पे जो आप है ये आपका आप आएगा, आपका किसके लिए आता है? आपके निजवाचक सर्वनाम में आपका आप आता है, परंतु आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी आप आता है। यहाँ पे जो आप आता है ये स्वयं के लिए आता है, अर्थात उत्तम पुरुष के लिए आता है। जब स्वयं के लिए आप आता है, उत्तम पुरुष के लिए, कहने वाले के लिए आप आता है, तो वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए यहां पे बी इज द राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला कौन सा भाग है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला के 4 भाग हैं और उस 4 भाग में नीड़ का निर्माण भी फिर है, और उसी में एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, और 2 भाग अन्य है, जिसमें आपका सबसे पहला भाग आता है क्या भूलूं क्या याद करूं। आपका ये कौन सा भाग है? पहला भाग है। और आपसे पूछा है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो पहला भाग है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव कर देते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हुई और 1955 में आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहला साहित्य अकादमी, आपको हिंदी भाषा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। चलिएगा आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और सुमित्रानंदन पंत को आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, इनको कौन कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो चिदम्बरा पे सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कब मिला हुआ है।
आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो व्यय वृद्धि होगा नहीं, वयावृद्ध होगा नहीं, क्योंकि ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका है लल्ला, ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो यहां पे देखिएगा वय वृद्ध होगा नहीं, वाया वृद्ध होगा नहीं, वयोधन वृद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती आ और ऊ से मिलके ओ बनता है। तो यहां पे वयाधन वृद्ध होगा लल्ला। आपका सही जवाब डी इज द करेक्ट आंसर है। सवाल की तरफ मूव करते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है। काफी खूबसूरत सा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कमेंट के माध्यम से अपना जवाब देते रहिए। देश प्रेम में कौन सा समास है। आप जानते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। समास विग्रह करने पर इसमें आएगा देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। जब समास विग्रह करते समय के लिए कारक विभक्ति मिलती है तो वहां पे आपका होता है कौन सा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में दो पदों के मध्य कारक विभक्ति अव्यय और योजकों का लोप होता है, और तत्पुरुष समास को कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत कहा रखा गया है। कारक तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, और कारक तत्पुरुष समास के 6 भेद में कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी समस्त प्रकार कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और कारक तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास आता है। जिसमें से आपका संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। तो यहां पे आपने देखा देश प्रेम में देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार। द्विगु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दुई धन गु, दुई का मतलब होता है दो और गु का मतलब होता है लल्ला गाय। और बहुव्रीहि समास की जो मास्टर ट्रिक है, बहुव्रीहि समास के मास्टर ट्रिक के बारे में हम बात करें तो इसमें जितना भी शब्द आता है सब के सब पर्यायवाची शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं लल्ला, सबके सब पर्यायवाची शब्द आते हैं इसमें। और अगली मास्टर ट्रिक की बात करें तो इसका अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। तीसरी बात करें तो लगभग शब्द इसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव समास की बात करें मेरे भाई तो अव्ययी भाव समास में आपको बता दें इसमें 4 मास्टर ट्रिक लगती है। इसमें आपका अव्ययी भाव समास में 4 मास्टर ट्रिक। पहली मास्टर ट्रिक है उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर अव्ययी भाव समास। दूसरी मास्टर ट्रिक है संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर अव्ययी भाव समास। तीसरी मास्टर ट्रिक है संज्ञा पद का दोहरान बराबर अव्ययी भाव समास। चौथी मास्टर ट्रिक है अव्यय पद का दोहरान, अव्यय पद का दोहरान बराबर अव्ययी भाव समास। तो इन 4 मास्टर ट्रिक में आपका अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। इसकी बात करें तो अव्ययी भाव समास 2 प्रकार का होता है, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। इस तरीके से चलिएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख बदलते हैं अपना। देखिएगा इसमें आपका सही जवाब डी वाला है। चलिएगा आज का अगला सवाल देखिएगा लल्ला। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 12 नंबर देखिएगा। जुबान पर लगाम का ना होना, जुबान पर लगाम का ना होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। सर्वत्र अपनी, यहाँ पे जो सही जवाब होगा लल्ला सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। आज का अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जवाब दीजिए। सोम भी अमृत का पर्यायवाची है, अमी भी अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, जबकि क्षीर अपने आप में दूध का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है भैया, दूध का पर्यायवाची है। चलिएगा अगले तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, आपको जवाब देना है इसमें कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो ता वर्ग के सारे अक्षर, ता
था, दा, धा, ना, ला, सा, ये सब के सब दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दा भी है दंत और ता भी है, धा भी है, टा आपका नहीं है। तो आइए आपको बता दें, आपके वर्गों की संख्या 5 है। का है, चा है, टा है, ता है और पा है। का वर्ग का उच्चारण स्थान लल्ला कंठ होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान लल्ला ताल, जिसे आप बोलते हो तालव्य होता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान लल्ला मूर्धन्य होता है, जिसे आप बोलते हो मूर्धा, और इसी को आगे चल के मूर्धन्य बोल दिया जाता है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, जिसे दंत बोल दिया जाता है लल्ला। और आगे बात करें, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो टा, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला, मूर्धन्य है। चलिएगा आज के अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। आपको जवाब देना है मैंने आम खा लिया है। अगर काल की बात करें लल्ला, तो काल की बात करें तो काल आपके 3 प्रकार का होता है। काल का मतलब होता है समय, और काल आपका 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल होता है, और भूतकाल होता है, और भविष्य काल होता है। वर्तमान काल होता है आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपका वर्तमान काल है, कल मैंने आपको पढ़ाया था ये आपका भूतकाल है, और आगे आने वाले कल में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपका भविष्य काल है। अब यहाँ पे देखिएगा सही क्रम जो होता है, हिंदी वाला क्रम में अगर आप बात करेंगे तो पहले भूतकाल आएगा, फिर आपका वर्तमान काल आएगा, फिर आपका भविष्य काल आएगा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं पास्ट, और इसे बोलते हैं फ्यूचर। यहाँ पे सबसे पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे जवाब देना है मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पे आपका आसन्न भूतकाल सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया, चलिए भैया आगे चलते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ है लगा हुआ है यहाँ पे, तो आसन्न भूतकाल होगा, वही तरीका है आपके पहचान करने का। आइएगा 16 नंबर देखिएगा, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आ गया है। अनन्य है, अनिकेत है, अनुत्तीर्ण है, अनुमोदन है। आप जानते हैं इसका सही जवाब क्या है, अनन्य है। आज के अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 17 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। बताइएगा किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिछला, छिलका, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रत्यय का सही क्रम दर्शाता है। आका और लड़ाकू, आकू यहाँ पे हो जाएगा, उड़ाक में आक हो जाएगा, छिलका में का हो जाएगा। यही बिल्कुल सही है भैया, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आओगे तो आक, और यहाँ पे आओगे का, तो दूसरे वाले में का आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आकू है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहाँ पे आओगे आकू, तो पहले वाले में आकू है ही नहीं है, गलत। यहाँ पे आओगे तो का, धमाक मूल शब्द होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका कौन सा जवाब सही है भैया, पहला जवाब सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अगला सवाल 18 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें लिखा गया है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि के बाद यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। उस समय, इस समय मोहन की आयु की जगह पे उम्र होना चाहिए, और यहाँ पे ये अशुद्धि है, वो चाहे भले ही ना आए, ये आपको देख ही रहे हो भैया, वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, पहला जवाब सही है। अगला देखिएगा 19 नंबर, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। जवाब देना है वर्षा, जनता, प्राण, प्राण हमेशा भैया बहुवचन होता है, ठीक है। और होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता, यहाँ पे सदा बहुवचन की, अगर सदा एक वचन की बात किया जा रहा है, सदा एक वचन में अगर आप जाओगे तो हस्ताक्षर और जनता आपका सदैव एक वचन होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 नंबर बताइएगा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। जवाब देना है राजा का पर्यायवाची क्या होगा। जानते हैं, गोविंद होगा नहीं, लंकेश रावण का है, रघुवीर होगा नहीं, नरेंद्र, नरेंद्र आपका राजा शब्द का क्या है लल्ला, पर्यायवाची है। अगर आपसे पूछा जाए नरेंद्र किस संधि का एग्जाम्पल है लल्ला, नरेंद्र आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है।
अगर आपसे पूछा जाए नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नरेंद्र का संधि विच्छेद नर धन इंद्र होगा। आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। चलिए आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से आपको जवाब देना है, वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। देखो अनेक लिख गया तो अनेकों होगा नहीं, भारत में अनेक जातियां हैं। यहाँ पे है लिखा गया, यहाँ पे है लिखा गया है, इसलिए इसमें भी ये भी गलत है। भारत में अनेकों फिर अनेकों आ गया है, तो देखिए सही कौन है, भारत में अनेक जातियां हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ रुख मोड़ देते हैं। देखिएगा आज का 22 नंबर का सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही लल्ला तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। विस्मय बोधक चिन्ह है, जवाब देना है। ये आपका विवरण चिन्ह है, क्या ये विवरण चिन्ह है? ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह ये आपका है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह है और ये आपका योजक चिन्ह है। ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह है और ये आपका लल्ला विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह है और ये आपका विवरण चिन्ह है। जैसे कहा जाए संधि के 3 प्रकार हैं, अगर आपसे कहा जाए संधि के 3 प्रकार हैं तो विवरण देने के लिए लल्ला ऐसे विवरण चिन्ह लगाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे स्वर संधि, सेकेंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आपकी आ जाएगी स्वर संधि, सेकेंड नंबर पे व्यंजन संधि और थर्ड नंबर पे विसर्ग संधि आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, बहुत लाजवाब सवाल है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा 23 नंबर, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान कैसा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में रद्द कर दिया हुआ सवाल था। यहाँ पे पृथ्वी निरादर ना दोहराया हुआ, सही जवाब होगा अनावर्त का समभिन्नार्थक शब्द है ना दोहराया हुआ। चलिए आज के अगले जिसका निरादर कर दिया जाए, जिसका आदर न किया जाए निरादर होगा। अयोग्य आचरण मतलब योग्य आचरण ना हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा और घटना। देखिए हमारे यहाँ की ये रीति है भैया, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, रीति रिवाज है। रीति अपने आप में आपको बता दें स्त्रीलिंग शब्द है और क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दी जाए तो क्षमा भी अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, या घटना भी अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि क्षेत्र अपने आप में क्या शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 27 नंबर देखिएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए आपको जवाब देना है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तात्कालीन वर्तमान काल नहीं भैया, सामान्य वर्तकाल नहीं भैया, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं भैया, संभाव्य वर्तमान काल, डी इज द करेक्ट आंसर। संभाव्य वर्तमान काल यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर देखिएगा, अशौच और अशौच शब्द का सही शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पे आपको जवाब देना है अशौच और अशौच। आ माने नहीं होता है, सोच माने आपकी सोच से लिया गया है, बुद्धि से लिया गया है। बिना सोच के और अशुद्धि, बड़ाई अयोग्य ये होगा नहीं, मूर्ख और निडर होगा नहीं, आंख और काजल होगा नहीं, होगा कौन? सी वाला। सी वाला आपका जवाब क्या है? सही है। आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर देखिएगा, आग लगने पर, ओहो रुको रहो मेरे भाई, फिर चला रहे हैं। चलो सवाल नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं, बने रहिएगा भैया। 29 क्या कह रहा है आइएगा देखते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भैया। चलो देखो 29 नंबर क्या कह रहा है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। बताइएगा लल्ला, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, या जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। हाँ, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सही जवाब डी वाला है। चलो अगला सवाल देखिएगा 30,
जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए शब्द है। एक शब्द बताइएगा इसमें। स्थानापन्न होगा नहीं, पाठ होगा नहीं, सुषुप्सा होगा नहीं, सुषुप्सा होगा नहीं, क्या होगा? सुपाठ्य। जिसे आसानी से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है सुपाठ्य। चलो अगला सवाल 31 नंबर। ओ भाई यहीं पे समाप्त है। थैंक यू आ गया मेरे भाई। चलो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी है, और आगे की क्लासों के बारे में भी आप बताइएगा आप और क्या चाहते हैं और क्या बेहतर आपके लिए किया जाए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक्स, लव यू।